मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसी लगी आपको इतिहास की अब तक की क्लास। मेरा मानना है मित्रों की अब तक की जो क्लास है वो आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गई होगी, क्योंकि मैंने जो भी अब तक पढ़ाया है वो मैंने कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, ठीक है। और इसके बीच में जो इसका डिटेल है वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। मित्रों, मैंने कल आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं ये बताऊँगा कि मैगजीन को, किसी भी मैगजीन को कैसे पढ़ा जाता है, पेपर को पढ़ने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले यूपीएससी और पीएससी के बच्चे आज ये जान लें कि मैगजीन कोई भी हो, मैं किसी व्यक्तिगत किसी मैगजीन का नाम नहीं लूँगा, मैगजीन कोई भी हो जो भी आपके समझ में आ रही हो, वैसे आप लोगों को जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं जो यूपीएससी और पीएससी के लिए समर्पित हैं, उनको क्रॉनिकल और दृष्टि की मैगजीन फॉलो करनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों की इच्छा, आप लोग कौन सी मैगजीन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मित्रों आज ये जान लें कि जब भी हम मैगजीन लेके आएँ तो सबसे पहले हर दिन का मेरा ये काम होना चाहिए कि उसमें जो एडिटोरियल का एक टॉपिक होता है, प्रतिदिन हमको एक एडिटोरियल पढ़ना है, एक संपादकीय पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आप उस संपादकीय को पढ़िए और अपना विचार क्या कहता है उस संपादकीय को पढ़ने के बाद उसका जो निचोड़ निकलता है वो आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, इसको अपने शब्दों में लिखें। बहुत ज़्यादा समय आपका इसमें नहीं लगेगा। फिर उसके बाद उसी मैगजीन में एक सेक्शन होता है राष्ट्रीय और एक सेक्शन होता है अंतर्राष्ट्रीय। प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन के एक एक पेज आप लोग पढ़ते रहें, याद ना करें, सिर्फ पढ़ते रहें। और हर दिन, दूसरा दिन हो तो दूसरा संपादकीय पढ़ें, फिर उसका चिंतन और मंथन करें, फिर उसको अपने शब्दों में लिखें। फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो भी उस मैगजीन में दिया हो, फिर उसको रिवीजन करें। ऐसे करते करते 30 दिन में आपकी जितने भी मैगजीन में जितने भी संपादकीय घटनाएं होंगी वो तो कंप्लीट हो जाएंगी। उसका तो आपका निचोड़ के साथ आपको रट जाएगा, आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। साथ ही आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो भी इस मैगजीन में इम्पॉर्टेंट होगी वो भी आपको पता चल जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा मैगजीन पढ़ने का तरीका। पेपर हम पढ़ें तो ऑथेंटिकेट पेपर पढ़ें। ऑथेंटिकेट मतलब प्रमाणित पेपर पढ़ें जिसका लाभ हमको यूपीएससी और पीएससी एग्जाम में मिल जाए। मित्रों, मैं फैजाबाद में आया हूं और मैंने यहाँ पर दैनिक जागरण और हिंदुस्तान पढ़ा, अमर उजाला पढ़ा। तो व्यक्तिगत रूप से मैं इन पेपरों की बुराई नहीं करूँगा क्योंकि ये टॉप लेवल के पेपर है, लेकिन इसमें मित्रों हमको जो चाहिए वो हमको मिला नहीं। इसलिए मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो हैं वो जनसत्ता पेपर पढ़ें। जनसत्ता पेपर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम डेली पढ़ें और उसका एडिटोरियल पढ़ें। बस इतना ही पढ़ें, इससे ज़्यादा ना पढ़ें। और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको मैं द हिंदू पढ़ने के लिए नहीं कहूँगा, उनको मैं द हिंदू पढ़ने के लिए नहीं कहूँगा। शुरुआती के बच्चे जो हैं 10+2 पास आउट हैं, जो 12th पास करने के बाद सिविल की सर्विस में आना चाहते हैं, वो द टाइम्स ऑफ इंडिया, द बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे पेपर को पढ़ें और इसका नोट्स बनाते रहें, क्योंकि मित्रों नोट्स बहुत काम आएगा। आप देखेंगे कि यदि आप 30 दिन के पेपर को पढ़ेंगे और उसका नोट्स जब आप बना लेंगे और फिर कोई मैगजीन खरीद के लाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस मैगजीन की 75% जानकारी जो है हमारे पास पहले से है। तो सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से मैं आपको ये बार बार कहता हूँ कि प्रश्न का जो पैटर्न है आज के एग्ज़ाम में वो करंट से रिलेट होके आता है। तो करंट से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमको, अब आप ये सोच लीजिए कि साल भर का करंट हम लाएं और उसको रट डालें, ऐसा संभव नहीं है। कुछ लोग प्रतियोगिता दर्पण की वार्षिकी लेके आते हैं। जब मैं विद्यार्थी था अपने समय में मैं भी लाता था वार्षिकी, लेकिन विश्वास करिए वो मेरी वार्षिकी अलमारी में रखी रहती थी और उसको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था। पहली बात तो वो बोर कर देती थी, इतनी सारी जानकारियाँ एक साथ आदमी नहीं कर सकता। जैसे उदाहरण मैं आपको दे दूँ, आपको
आप 2 रोटी खाते हैं, मैं आपके सामने 10 रोटी, पनीर की सब्जी, रायता, चावल, पूड़ी, सब्जी, फल सब रख दूं, क्या आप एक बार में खा लेंगे? नहीं खा पाएंगे। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि सतत प्रयास करेंगे आप, निरंतरता। आप 2 घंटे पढ़ते हैं, 2 ही घंटे पढ़िए, लेकिन निरंतर पढ़िए। आपकी ड्यूटी है वो 2 घंटे देना आपकी स्टडी के लिए। कोई कहने नहीं जाएगा, परिवार के लोग कहेंगे भैया किताब उठा लो, तो उनको कहने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ योर टारगेट, ये आपका लक्ष्य, आपको पाना है, तो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी मित्रों। तो ड्यूटी समझ के इसको आप लोग करें, भले उसका पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में वही ड्यूटी आपके स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करेगी। तो मित्रों, संपादकीय में आजकल बताइए क्या चल रहा है। आजकल सबसे ज़्यादा जो विवाद का विषय है वो देखिए मित्रों, वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका कह रहा है, उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि यदि पहले से ही आपने सूचित कर दिया होता कोरोना का वैश्विक महामारी है, तो पूरा विश्व आज इस महामारी से जिस तरह जूझ रहा है इस तरह नहीं जूझ रहा होता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी बड़ी संस्था, जो वैश्विक लेवल की संस्था है, आज उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि WHO पर चाइना का आधिपत्य है। चाइना जो कहता है WHO वही करता है। इसका तमाम देशों ने कि WHO की जांच होनी चाहिए, भारत तक ने भी इसका समर्थन किया। अमेरिका बहुत ज़्यादा परेशान था WHO को लेकर, लेकिन अमेरिका ने जब वोट करने की बारी आई तो अमेरिका ने इसमें वोट भी नहीं किया। WHO, आज का प्रश्न आप लोग लिख लीजिए, WHO की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्य कार्य क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, लिखिए WHO की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्य कार्य क्या है, व्याख्या करें। तो मित्रों, मैं ये कह रहा था कि WHO के ऊपर उंगली उठ गई है कि WHO एक ऐसी संस्था है जो चाइना के अंडर में काम कर रही है, ऐसा सारे देश कह रहे हैं। तो मित्रों, WHO जैसी बड़ी संस्था पर आज सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो WHO पर जो ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि WHO ऐसी संस्था है जिसने अभी हाल ही में WHO ने भारत को लगभग $1 अरब की सहायता भारत की है। और ऐसे समय समय पर WHO ने कईयों देशों की, विश्व में जितने भी देश हैं, जब स्वास्थ्य समस्या से जूझते हैं तो WHO ने सबकी मदद की है। तो उसके प्रश्न, उस संस्था पर प्रश्न उठाना कहाँ तक गलत है, कहाँ तक सही है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कमेंट में लिखें और विचार प्रस्तुत करें, एनालिसिस करें। मैं भी खुद एनालिसिस करूँगा। अभी एक और घटना थी, आपने सुना होगा, नेपाल और भारत के मध्य जो है काला पानी सीमा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आप लोग को पता होना चाहिए, भारत और नेपाल का रिश्ता बहुत पुराना है, हमारे संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं। वहाँ से लोग यहाँ पढ़ने के लिए भारी मात्रा में आते हैं, नौकरी करने के लिए भारी मात्रा में आते हैं। वहाँ से यहाँ आने जाने के लिए बाकायदा बस चलती है। मतलब हमारा उनका संबंध बहुत अच्छा है। नेपाल पूरी तरीके से कभी भारत पर निर्भर था, लेकिन आज चाइना वहाँ पर अपनी प्रभुत्व दिखाकर भारत को घेरने का पूरा प्रयास कर रहा है। मित्रों, चाइना ने नेपाल में प्रौद्योगिकी, औद्योगिक क्षेत्रों में, रेल लाइन क्षेत्रों में, मतलब हर क्षेत्रों में, यहाँ तक कि जो उसकी एक चाइना की भाषा है मंदारिन, उसको पढ़वाया जा रहा है नेपाल में बच्चों को। मंदारिन एक भाषा है चाइना की, उसको नेपाल के विद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है। और जो विद्यालय में इसको पढ़ाया जाता है, जो टीचर इसको पढ़ा रहा है, उसको सैलरी भी चाइना दे रहा है। मतलब आर्थिक, सामाजिक रूप से एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में चाइना नेपाल में अपने आधिपत्य को स्थापित कर रहा है और भारत को घेरने का पूरा प्रयास कर रहा है। और ये प्रयास लगभग सफल होता जैसा प्रतीत हो रहा है। तो मित्रों, ये काला पानी सीमा विवाद क्या है और इस पर भारत और नेपाल की क्या राय है, इस पर भी आप लोग एनालिसिस करके लिखिए। मेरे नंबर 8299033374 पर भेजिए। मैं भी खुद एनालिसिस करके आप तक इसका निचोड़ पहुंचाऊंगा।
लेकिन भेजेंगे तो पहुंचाऊंगा, नहीं भेजेंगे तो मैं नहीं पहुंचाऊंगा। और आपने देखा होगा एक नया टॉपिक अभी उभर के आ रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। रिपब्लिकन टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी जी को जेल हो गई थी, उनके ऊपर केस हो गया था। पाल घर में जो साधुओं की हत्याकांड के बारे को लेकर उनको केस हो गया था। तो सीबीआई ये चाहती थी ये मामला सीबीआई तक पहुँचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को। तो अर्णब गोस्वामी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो मैं बात कर रहा हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। यदि वो सत्य बोल रहा है, सत्य बात कर रहा है, उसकी बातों में सत्यता है, फालतू कैसे बात नहीं कर रहा है, जिससे धार्मिक विवाद हो रहा है, तो वो दोषी नहीं माना जाएगा। अर्णब गोस्वामी जी को इसी बेस पर रिहा कर दिया गया है। तो अभी हाल ही में, तो आज आप लोग एक प्रश्न और लिख लीजिए कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ कहाँ मान्य है और कहाँ कहाँ अमान्य है, इसके बारे में विस्तृत व्याख्या करके हमको बताएं। तो मित्रों, आज का विषय फैजाबाद में आप लोग देख रहे हैं लगभग 42 से 45 पेशेंट हो चुके हैं कोरोना के। फैजाबाद अब तक इसका हब नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे फैजाबाद कोरोना हब के रूप में डेवलप हो रहा है। तो अभी तक तो दूर था, लेकिन ज़्यादा जांच किट नहीं थी भारत के पास, ज़्यादा जांच किट नहीं थी, ज़्यादा जांच नहीं हो पा रही थी, इसलिए कोरोना के पेशेंट ज़्यादा पकड़ में नहीं आ रहे थे। और लगभग जब जांच किट भारत में ज़्यादा प्रोवाइड होने लगी, पीपीई किट ज़्यादा भारत में बनने लगी, तो अब कोरोना पेशेंट भी बड़ी मात्रा में बढ़ के आने लगे। वर्तमान समय में आज भारत में लगभग 1 लाख के ऊपर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो आप ये विचार करें कि जब लॉकडाउन मोदी जी ने लगाया था, अचानक से 12 बजे लगा दिया था लॉकडाउन कि आज रात 12 बजे से लॉकडाउन हो जाएगा। अगर उस समय 3-4 दिनों का टाइम दे दिया होता मोदी जी ने, तो जो हमारे श्रमिक भारत के अनेक हिस्सों में फंस गए हैं वो अपने अपने घर आ सकते थे। और आज जब वो भारी मात्रा में संक्रमित हो गए हैं तब उनको भेजा जा रहा है। सरकार यहाँ पर जो प्रयास कर रही है वो कितनी सफल है और उस प्रयास में कितनी असफलता है, इसके बारे में भी मित्रों लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार हमेशा जनता की भलाई के लिए ही काम करती है, लेकिन एक आईएएस बनने के लिए आपके अपने क्या विचार हैं ये बहुत बड़े मायने रखते हैं। तो आप लोग भी सोचिए, क्योंकि हर वक्त किताब से बैठ के रटना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती है। सबसे बड़ी बात होती है चिंतन मंथन करना, अपने इस दिमाग को मोटिवेशन के दिशा में ले जाना और सोचना कि आज कोरोना पेशेंट इतने बढ़ रहे हैं, अगर तब होते तो क्या होता, क्योंकि कब, क्या, कौन और कैसे, ये सोचने का काम हमारा और आपका है मित्रों। क्योंकि हम लोग यूपीएससी और पीएससी के विद्यार्थी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सोचने का काम करें, चिंतन करें, मंथन करें। और एक आपसे आखिरी बार मैं गुजारिश कर रहा हूँ, एक बार आखिरी बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चैनल के फॉलोअर्स आप बढ़ाएं, ये आपकी ड्यूटी है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और मेरे द्वारा दिए गए प्रश्नों का उत्तर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो मेरे स्क्रीन पे चलता रहता है, उस पर भेजें। धन्यवाद।